महाराजा सुहेलदेव। हम ये बात करने जा रहे हैं कि इतिहास हमारा इतना हिडन क्यों रहा, हम अपने ही इतिहास को आज़ादी के बाद भी क्यों नहीं पढ़ा पाए। मगर जमींदारी उन्मूलन के बाद ये बहुत दुखद है कि उनको धीरे धीरे भुला दिया गया। इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं दी गई, उनको शामिल नहीं किया, उनकी वीर गाथाओं को शामिल नहीं किया। पूर्वजों ने 1950 में ट्रस्ट के लिए जमीन भी वहां दी। बिल्कुल। भारत का सोना जो किसी समय में सोने की चिड़िया भारत थी, क्यों सोने की चिड़िया नहीं रह गई? गिरते गिरते इन्हीं आक्रांताओं की वजह से। आपने कभी उत्तर प्रदेश की अगर पहचान देखी होगी, अगर आपने इतिहास को कभी पढ़ा होगा, बहराइच के बारे में आपने जाना होगा, तो बहराइच को आप जब जानते हैं तो आपके दिमाग में क्या सवाल आता है? जाहिर सी बात है कि बहराइच में आपको ध्यान होगा कि एक मेला लगता था गाजी मियाँ की, और यही बहराइच की धीरे धीरे पहचान बन गई। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के इतने दिनों बाद भी उस योद्धा की बात नहीं की गई जिसके वजह से बहराइच और मुगल आक्रांताओं से वो एरिया 150 साल तक सुरक्षित रहा। महाराजा सुहेलदेव, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ में इस समय गेस्ट हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पयागपुर स्टेट के राजा यशवेंद्र विक्रम सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो आज हम जो बात आपसे करने जा रहे हैं, हम ये बात करने जा रहे हैं कि इतिहास हमारा इतना हिडन क्यों रहा, हम अपने ही इतिहास को आज़ादी के बाद भी क्यों नहीं पढ़ा पाए। महाराजा सुहेलदेव के बारे में, चूंकि आपका वो एरिया है, आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपने जो सुहेल स्मारक समिति जो बनाई गई, आप उसके अध्यक्ष भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पूर्वजों ने 1950 में ट्रस्ट के लिए ज़मीन भी वहाँ दी। बिल्कुल। 1950 से लेकर 2026, बिल्कुल, इतना बड़ा एक स्पैन होता है, और उसमें लगातार वहाँ की जो पहचान बनी रही बहराइच की, वो गाजी मियाँ की ही बनी रही, वहाँ के मेले की बात होती रही। महाराजा सुहेलदेव की क्यों नहीं बात हुई? नहीं, देखिए राजीव जी, पूर्व का भी हम आपको बताना चाहेंगे कि आज़ादी के पूर्व हर कोई जानता है रियासतें हुआ करती थी। तो जो रियासतों का अपना दायित्व होता था, वो हमारे बाबा स्वर्गीय राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह, जो पयागपुर रियासत के अंतिम राजा रहे हैं, उन्होंने पूरा अपना दायित्व का निर्वहन किया। महाराजा सुहेलदेव का मंदिर बनाया, तमाम पूजा अर्चना आयोजन मेले आज़ादी पूर्व होते रहे। मगर जमींदारी उन्मूलन के बाद ये बहुत दुखद है कि उनको धीरे धीरे भुला दिया गया। इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं दी गई, उनको शामिल नहीं किया, उनकी वीर गाथाओं को शामिल नहीं किया। और एक लुटेरा, एक आक्रांता जो बाहर से आया था, लूट की इच्छा रखते हुए, यहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत से खेलते हुए, हमारे मंदिरों को ध्वस्त करते हुए, भारत का सोना जो किसी समय में सोने की चिड़िया भारत थी, क्यों सोने की चिड़िया नहीं रह गई? गिरते गिरते इन्हीं आक्रांताओं की वजह से जो आए और भारत का खजाना, सोना, भारत की संस्कृति को लूट कर लेके चले गए। मगर इन लोगों को इतिहास में उचित स्थान नहीं मिल पाया। इसके लिए हम तो
पूर्व की सरकारों को ही जिम्मेदार मानेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदार रियासत खत्म होने के बाद तो अब सरकारों पे आ गई। अब हम लोकतंत्र का हिस्सा हैं, अब हम आम आदमी हैं, अब हम सरकार के अधीन हैं, तो जो सरकार का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। अच्छा देखिए, यह भी बताना चाहेंगे, जो व्यूअर्स हैं हमारे उनको ये बताना चाहेंगे कि ये सालार गाजी था कौन, इसके बारे में भी हम आपसे अभी जानेंगे। और सालार गाजी के बारे में जो मैंने पढ़ा कि उसको जो है राजा सुहेल देव ने उनको हराया, और हराने के बाद में फिर वहाँ कुछ लोगों ने उनकी मज़ार बना दी गाजी मियाँ की, और उसके बाद में लोग वहाँ जाने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको एक हिंदू मुस्लिम एकता का भी, भाईचारा का भी प्रतीक माना जाने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ? नहीं देखिए, आपका सवाल जहाँ से शुरू होता है राजीव जी कि सैयद सलार मसूद कौन था जी। सैयद सलार मसूद महमूद गजनवी उस समय सुल्तान भारत थे, सुल्तान हिंदुस्तान, दिल्ली तख्त के मुकम्मल बादशाह, उनका ये भांजा था। और इसको जिम्मेदारी दी गई थी इन हिस्सों को कि आइए आप कन्नौज, आगरा, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी से लेके बहराइच तक के जितने मंदिरों को है आप ध्वस्त करते जाइए, जितना कन्वर्जन आप कर पाइए करते चले जाइए, कि जो तलवार की नोक पे माने वो ठीक है, वरना सरकलम कर दिया जाए। तो ये उस मिशन पे निकला और उधर से तमाम रियासतों को परास्त करते हुए अपना विजय पताका फहराते चला आया। लखनऊ से आखिरी पड़ाव इसका बाराबंकी हुआ, जिसको वहां भी अब दरगाह बाराबंकी की भी एक रूप ले चुकी है अपने में। तो आखिरी पड़ाव उसका वहां रहा, जो कहते हैं कि खाद, रसद और सामग्री के लिए, कि अब अगला बड़ा युद्ध, क्योंकि उसको मालूम था कि हमें बहराइच में जो है कुटिला नदी के तट पे हमारा अब युद्ध स्थल हो जाएगा, तो उसने अपना रसद खाद्य पूरा किया। और इधर महाराजा सुहेलदेव को भी वो समय मिल गया, क्योंकि महाराजा सुहेलदेव जानते थे कि कई बड़ी रियासतों को वो तबाह करता चला आ रहा है। तो उन्होंने एक समूह बनाया, कई राजाओं को, क्षेत्रीय राजाओं को वहां एकत्रित किया, एक एकता का, एक यूनिटी का एक उदाहरण देते हुए महाराजा सुहेलदेव में। क्योंकि आपसी रियासतों में तो हम लोगों के यहाँ आपसी रंजिश का ही शिकार हुई रियासतें। भारत क्यों अधीन हुआ मुगलों के, अंग्रेजों के, तो वो तो आपसी फूट ही एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन उन्होंने एक इसका भी एकता का संदेश देते हुए सबको एकत्रित किया, और जैसे ही सैयद सलार मसूद ने आक्रमण किया, अपनी भारी सेना और अपने बुद्धि विवेक से उसका सामना किया, अंततः उसको परास्त कर दिया। भीषण युद्ध कई दिनों का चला और उसके बाद उसको परास्त कर दिया। वहीं उसी सुहेलदेव का, महाराजा सुहेलदेव जी का जो स्मारक स्थल बना है, वही युद्ध स्थली हुई, और चित्तौरा नामक वहाँ जगह है बहराइच में, वहीं उसको परास्त करके मार गिराया। तो ये मजार कैसे बन गए? जब वो हार गया यहाँ से, उसके लोग वापस चले गए। जी हाँ, तो मजार किन लोगों ने बना दी? नहीं देखिए, लोग का भी आप कहते हैं वापस चले गए, लोग का भी यह है कि जितनी उसकी सेना थी, किसी को लौटने का, वापसी का मौका नहीं दिया गया कि दोबारा किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण हो। सैयद सलार मसूद के साथ पूरी सेना को तहस नहस ध्वस्त करके वहीं मिट्टी में मिला दिया गया। अब सवाल ये आता है कि इतिहास इस पर भी बहुत स्पष्ट नहीं है कि सैयद सलार मसूद गाजी, पहले तो जो शब्द गाजी लगाते हैं, जितना मैंने अध्ययन किया है, गाजी उसको कहते हैं जो हजारों लाखों की संख्या में जाके लोगों को मार के और विजय होके लौटे। जो खुद शहीद हो जाए, शहादत जिसकी हो जाए, उसको गाजी टाइटल देना, जहां तक मेरी जानकारी है, उचित नहीं है। लेकिन खैर वो एक दूसरा मुद्दा है। अब मजार का जहां तक आपको बात बताएं कि वहां पे जब ये युद्ध होता है आज से 1000 वर्षों पहले, ये सन 1037-38 की हम बातें कर रहे हैं, तो उस समय का युद्ध हुआ। तो उस समय जो है हमारे यहाँ हिंदू शासन ही चल रहा था। जो हमारे राजा थे, आपको अगर इतिहास का थोड़ा सा पीछे लेके जाएं तो पृथ्वीराज चौहान जी तक, सन 1200 तक, जब तक के मोहम्मद घोरी का आक्रमण नहीं हुआ है, तब तक के हम लोगों का राज चला है। तो ये लगभग 200 सालों का अंतराल रहा जहां की कहीं कोई नामो निशान नहीं है कि उसको वहीं दफना दिया गया, कहीं और ले जाके दफनाए, आगरा ले गए, दिल्ली ले गए, या मौजूदा जहां दरगाह बहराइच की स्थित है वहां ले गए। 200 सालों तक कोई अता पता नहीं। तो इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि कहां पर क्या है। वो समय बीत गया, एक अंतराल बीत गया, लोग बीत गए। अब ये किंवदंतियां हैं,
कि कहाँ पे दफनाया, कहाँ पे गाड़ा। और जो हम लोगों का सूर्य मंदिर, प्राचीन सूर्य मंदिर वहां बहराइच में स्थित था, उसी को लगभग 300-400 सालों बाद एक मजार का रूप दे दिया गया। और मजार के बाद धीरे धीरे उसने दरगाह का रूप, विकसित रूप लिया। जो बताया जाता है कि सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त किया था। सूर्य मंदिर को बिल्कुल उसी उद्देश्य से वो आया था, सूर्य मंदिर को ध्वस्त करने के ही उद्देश्य से आया था, लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी ने उसको वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। सूर्य मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर दूर ही उसका सामना किया और भीषण युद्ध के बाद वहीं उसको मार गिराया। तो सूर्य मंदिर तक तो वो पहुंच ही नहीं पाया, लेकिन लगभग 200 सालों बाद वो वहां पर उसको दफनाया गया इस उद्देश्य से, या कहा गया, तथाकथित दफनाया गया वहां पे, कि यहाँ पे सूर्य मंदिर की जो हमारी ख्याति है, जो हमारी मान्यता है, उसको ध्वस्त कर दिया जाए। हाँ, मतलब एक तरीके से सांस्कृतिक जो विरासत थी उसको भी खत्म करने का ही पूरा एक एजेंडा हुआ करता एक एजेंडा हुआ। और जो उस समय जो हमले किए जाते थे, एक तो वो लुटेरे थे, लूटने आते थे, धन के लिए लूटने आते थे। और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो सांस्कृतिक जो भी पहचान है उसको नष्ट करना। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि मास कन्वर्जन, जो इतिहास में दर्ज है कि मास कन्वर्जन किए गए थे, बिल्कुल, बिल्कुल, और हत्याएं की गई, मंदिरों को तोड़ा गया। ये 3 सबसे बड़े उद्देश्य थे। अब चलिए ठीक है, ये हमारी इतिहास संस्कृति को जो आपने कहा, तो एक लाइन अपनी मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि जो हम लोगों की संस्कृति है, हम लोगों के आगे पहुंचे ना, अगली पीढ़ियों तक जाए ना। हम लोगों के विश्वविद्यालय, तक्षशिला सब क्यों जलाए गए? जी। क्यों जलाए गए? जलाने का मूल उद्देश्य यही था कि आदमी मर जाए, लेकिन फिर भी आगे जो पीढ़ी आएगी 100 साल बाद भी वो इन हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ेगी, इस ज्ञान को अर्जित करेगी और उससे फिर अपनी संस्कृति पे गर्व करेगी। तो इस गर्व को मिटाने के लिए हमारे विश्वविद्यालयों को जलाया गया। जी, बहुत सही आपने पॉइंट इसमें जोड़ा। अब चलिए, अब हम आ जाते हैं वर्तमान में। जी, अब आ जाते हैं कि आपके पूर्वजों ने सुहेलदेव स्मारक समिति के लिए जमीन दान की थी। अब वो सफर मुझे लगता है कि 2025 में जाके आपको सफलता मिली, उसके बारे में जरा आप बताइए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही मेहनत का काम था जी। क्योंकि पूर्व में जो है हमारे बाबा जी, जिन्होंने ये महाराजा सुहेलदेव के नाम पे ये ट्रस्ट बनाया था, अपनी ज़मीनें रियासत की दी थी, जिससे कि ये संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, आगे आने वाले समय में उनकी स्मृतियां सुरक्षित रहें। मगर 1960 के बाद, उनके देहांत के बाद, हमारे पिताजी ने जीवन पर्यंत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया सरकारों से कि किसी तरह से इनका मंदिर भव्य बन जाए। आगे जो प्रथाएं चली आ रही हैं पूर्व कालांतर से, वो प्रथाएं आगे जारी रखें, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया कि हाँ, महाराजा सुहेलदेव, जिन्होंने एक राष्ट्र नायक के रूप में जिन्हें देखा जाता है, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा की, अपने लोगों की, बहन बेटियों की, मंदिरों की रक्षा की, कहीं किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनकी ख्याति और स्मृतियों को आगे अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। मगर बहुत सौभाग्य मैं समझता हूं कि 2017 में योगी जी की सरकार आई, मुख्यमंत्री बने परमादरणीय योगी जी, और उन्होंने इस बात को समझा। इस बात को समझने का एक और मूल कारण है कि पूर्व जो कार्यक्रम हुआ करते थे, तो महाराज जी अपने सांसद काल में भी, जब मुख्यमंत्री नहीं भी थे, वहां पे कार्यक्रम में आए हैं, उनका उपस्थिति हुई है, और उन्होंने परिस्थितियों को अपनी आंखों से देखा, समझा और उसका महत्व समझा कि यहाँ पे क्यों एक भव्य पर्यटन स्थल बनने की अनिवार्यता है। आगे उन्होंने सहज स्वीकृति दी और ये प्रोजेक्ट कागजी कार्रवाइयाँ कुछ पूर्ण करने के बाद प्रोजेक्ट शुरू हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका वर्चुअली शिलान्यास भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, उस समय स्वतंत्र देव जी हुआ करते थे, वो आके भूमि पूजन किए। प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका वर्चुअली शिलान्यास हुआ और कार्य तेजी में शुरू हुआ। और अभी बीते पिछले साल 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका फीता काटकर उद्घाटन भी किया गया। चलिए, ये तो बात हो गई कि आपके जो पूर्वजों ने जो संघर्ष किया था, विरासत को एक पहचान दिलाने का किया था, वो आपने उसमें प्रयास करके उस एक तरीके से पूर्णता पाई उसमें। अब हम बात इस पे करते हैं कि आपके साथ में अभी युवा जुड़े हुए हैं। जी हाँ। आप अभी सरकार के, अगर एक आप इतने साल जो आपने संघर्ष किया, एक बात मुझे जो लगता है कि आपने महसूस की होगी कि अगर कहीं सरकार में आपका प्रतिनिधित्व होता तो ये बातें जो आपको इतने साल लग गए, हो सकता है वो आसान हो जाती। तो क्या पॉलिटिक्स में भी इस तरीके से आपका इन्वॉल्वमेंट कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए, अभी तो एक
समाज सेवक के भूमिका में मैं हूं कि अपने लोगों के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं मदद करने का प्रयास कर रहा हूं, क्षेत्र का विकास करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि जिस जनपद से मैं बहराइच से आ रहा हूं, जनपद बहराइच और श्रावस्ती को लगभग हम एक ही मानेंगे। उसका विभाजन तो अभी जल्दी हुआ, 20-25 साल पहले हुआ है। तो ये क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है, एक जंगल इलाका से भी है, सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी इससे जुड़ती है, लेकिन बहुत पिछड़ा हुआ इलाका रहा। और जितना अंतराल हमने पिछले 25 साल में भी देखा कि और जो जिले हम लोगों के थे, आसपास के जिले सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, इनका विकास जिस रूप में हुआ, फैजाबाद, अयोध्या तो सबके सामने है, आज वो तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन उससे लखनऊ से भी 120 किलोमीटर होते हुए, अयोध्या फैजाबाद से 120 किलोमीटर होते हुए भी बहराइच इतना पिछड़ा रह गया। तो आज प्रयास है कि लोगों से जुड़ के उनकी मदद करें। आपने जो कहा कि एक राजनीतिक ताकत जब एक पद की होती है, कलम में अपने ताकत होती है, तो वो करना ज्यादा बेहतर होता है। जिस काम को शायद मुझे करने में एक 10 साल का अंतराल लग गया कि 2017 से हमने जो मुहिम शुरू की, वो अब 27 लगने को आ गया और अब हम उस पर कंप्लीट कर पाए हैं, क्योंकि 27 आ ही जाएगा। अभी उसका महाराजा सुहेलदेव पर्यटन स्थल का टेंडर हुआ है, अभी उठना है। तो 10 साल का जो अंतराल लगा, ये जरूर हम कहते हैं कि हाँ, इस काम को हम 2 साल में कर लिए होते। अच्छा, युवाओं का नेतृत्व, जैसा कि एबीवीपी में भी शायद आपने अभी कुछ दिनों पहले उसका एक देश स्तर का प्रांतीय अधिवेशन था एबीवीपी का, जी बहराइच में हुआ था जी। उसमें भी असल में बातचीत शुरू हुई। प्रांतीय अधिवेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी अलग अलग जिलों में, जिलों के जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको लेते हुए विद्यार्थी परिषद करता रहता है। तो अब की भी बात चली, तो उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव का थीम लेके हम लोग करना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल, आप सादर आमंत्रित हैं हमारे जनपद बहराइच में, और जो व्यवस्थाएं हमारी तरफ से हो पाएंगी तो उस तरह से करके महाराजा सुहेलदेव का इतिहास आप लोग अगर प्रचार प्रसार करने का है तो बहुत ही अच्छी बात है। कार्यक्रम की स्वागत समिति की अध्यक्षता का दायित्व भी हमने लिया और एक बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, जो कार्यक्रम होने के बाद भी लोगों में चर्चा बनी रही कि हाँ, एक अच्छा कार्यक्रम हुआ जिससे महाराजा सुहेलदेव के बारे में जानकारी, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में एक जनपद के नहीं, पूरे प्रदेश से विभिन्न जनपदों से विद्यार्थी आते हैं। तो जो हमारा उद्देश्य था, हमें लगा वो करने में हम सफल हुए कि अपने आने वाली पीढ़ी को हम महाराजा सुहेलदेव, अपने राष्ट्रवीरों के बारे में अवगत करा पा रहे हैं। तो इससे तो युवा आपके साथ में काफी जुड़े होंगे, क्योंकि उनके मन की बात जो है आपने कही और उनके नेतृत्व को जो भी था एक प्लेटफॉर्म आपने दिया वहां से राजा सुहेलदेव के बारे में बताने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि युवा आपके साथ में काफी कनेक्टेड होंगे। देखिए, अब इसमें युवाओं पे, हाँ, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी यही कहना है कि अगर राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचना है तो युवाओं को सही शिक्षा, उनको सही रूप से प्रेरणा देना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक वर्ग जो अगर 50 वर्ष की आयु पार कर चुका, 60 वर्ष की आयु पार कर गया, तो अब उसकी एक सोच भी बन चुकी है जिसको वो परिवर्तित नहीं कर सकता है। लेकिन युवाओं को अगर सही बातें सिखाई जाएं, अपने इतिहास के गौरव से उनको अवगत कराया जाए, भाई मॉरल डाउन करने की ही कोशिश तो शुरू से की गई, तभी तो देश स्वाधीन हुआ। हमारे पास क्या कमी थी? शिक्षा के में, चिकित्सा में, किसी भी फील्ड में हमारे पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन हम लोगों का मॉरल डाउन किया गया। तो वो चीजें उन लोगों को याद दिलानी है और आज के अनुरूप जो आधुनिक भारत है, उस आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में उनको मेंटली डेवलप करना है, मानसिक रूप से तैयार करना है कि भाई आप ही हैं जो राष्ट्र निर्माण में अपनी मुख्य भूमिका निभाएंगे। तो आज पूरा यही मेरा ध्यान रहता है, इसी पे केंद्रित रहता है कि कैसे युवाओं को सही दिशा दी जाए और राष्ट्र निर्माण में सहयोग किया जाए। चलिए, आपकी खबर की तो शुभकामनाएं ये रहेंगी कि युवा नेतृत्व जो है वो चाहता है आपको, आपके लिए और भी चीज़ें विकास की अगर हम बात करें तो जैसे कि ये एरिया जो है गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सब काफ़ी पिछड़ा इलाका है जी। तो अगर आपको नेतृत्व मिलता है, बहराइच से रिप्रेजेंटेशन मिलता है, तो मुझे लगता है कि उसे देवीपाटन मंडल का भी विकास होगा। महाराजा सुहेलदेव के बारे में यूपी टूरिज्म जिस तरीके से कर रहा, और भी चीज़ें वहाँ से ऐड होंगी, क्योंकि वहाँ से नियरेस्ट अयोध्या भी है, तो एक कनेक्टिंग भी वो बनाया जा सकता है।
तो हमारी नहीं, ये प्रपोजल आपने जो बात कही, ये प्रपोजल भी हमने दे रखा है पर्यटन में, जो महाराजा सुहेलदेव का है, पर्यटन के नक्शे पे, उत्तर प्रदेश पर्यटन के नक्शे पर भी हमने इसको मार्क कराया है। और एक कॉरिडोर, एक ये हब बनवाने का, क्योंकि अयोध्या है, फिर बीच में महाराजा सुहेलदेव जी का पर्यटन स्थल है, उसके बाद श्रावस्ती चला जाता है जहाँ बौद्ध स्तूपा और सब बने हुए हैं। तो एक इसका भी प्रपोजल चल रहा है। और यहाँ साथ में इससे महाराजा सुहेलदेव स्मारक जहाँ निर्मित है, बगल में एक बड़ी पौराणिक झील है जिसको कुटिला नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। आज तो नदी का सब खत्म हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के इस पे भी हम अनुरोध जल्दी ही करने वाले हैं कि कुटिला नदी का पुनरुद्धार किया जाए। और यहाँ पे इस झील का एक और बड़ा पौराणिक महत्व है कि किसी भी तरह का रोग हो आदमी को, जो है स्किन डिजीज जिसको कहते हैं, चर्म रोग हो कोई भी तरह का, तो इस नदी में स्नान करके आपके रोग मुक्त होते हैं आप। अच्छा, तो ये सब चीजों को बहुत जरूरी है आगे लोगों तक आपके साथ बातचीत में ये भी एक जानकारी अच्छी मिली। तो आपकी खबर की तो यही शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ में कि आपको नेतृत्व मिले और आपके जैसे लोग जो है सदन में पहुंचे, जिससे उस बात को एक प्लेटफॉर्म मिले अपनी बात को कहने का। जी हाँ। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ में बात करके, और आपने जो जानकारियां दी है महाराजा सुहेलदेव के बारे में हमने जाना, उस एरिया के बारे में जाना, और युवाओं का नेतृत्व, जैसे युवा आज की पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव हो गया है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के साथ में जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, कि हमें एक प्लेटफॉर्म देने का, अपने विचार रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद।